हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इकोटेक एजुकेशन एबीसी ऑफ कॉमर्स में। आज हम आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्लाई की जा रही है और इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसके फ़ायदे या नुकसान हैं, स्कूल और कॉलेज लेवल पे क्या इसका असर आने वाला है। तो देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि 2020-21 से एप्लीकेबल होने जा रही है, इसको डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट ने जो 31 मई 2019 में इसका मसौदा सरकार के सामने रखा था, जो कि भूतपूर्व अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे इसरो के। तो जानेंगे आज हम इस पॉलिसी के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आए हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड पॉलिसी बनाई गई है जिसमें कि रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसका एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी 34 इयर्स बाद अगर आप देखें इंट्रोड्यूस हो रही है। इससे पहले 1968 में जो पॉलिसी थी हमारी एजुकेशन की, वो लेकर के आए थे। कोठारी कमीशन बैठाया गया था उस टाइम पर, तो उस पर आधारित थी। तो अभी तक हम इन्हीं के बारे में सुनते आए हैं, कोठारी कमीशन के बारे में। तो ये जो पॉलिसी थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उस टाइम इसको रखा गया था। और सबसे मेन बात थी कि उसमें ये बात मेंशन थी कि 6% जीडीपी का जो एक्सपेंस है हमारा एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए। लेकिन इस बात को तब से अब तक एप्लीकेबल नहीं किया गया। हम सिर्फ आज भी 3% जीडीपी का अपना एजुकेशन के ऊपर खर्च करते आए हैं, जबकि एक देश का विकास तभी संभव है जब एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर मात्रा में गवर्नमेंट खर्च करे। उसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है डिस्कशन का, क्योंकि हम लोग भारत के ऊपर पाकिस्तान का अटैक हुआ, चाइना का अटैक हुआ, तो उस चीज़ में भी हम लोग घिरे रहे, जिसकी वजह से हम प्रॉपर खर्चा अपनी एजुकेशन पॉलिसी पर नहीं कर पाए। उसके बाद गाइस 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और उसमें संक्षिप्त कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 1992 में। तो गाइस उसके बाद अगर आप देखें, अब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, लगभग 34 साल का समय इस पॉलिसी को लगा है आते आते, और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। पेपर में जैसा कि इसको बताया गया है आया है, अगर एज इट इज़ ये अप्लाई हो जाती है तो उम्मीद है भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाएगा और एक अच्छा ह्यूमन जो है यहाँ से डेवलप होकर के निकलेंगे। ह्यूमन से ही बात एक अगर हम करें तो पहले इसका जो नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको भी बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो ये नई पहल है, अच्छा भी है। पहले हम ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करके चल रहे थे, जो कि नहीं होना चाहिए, और अब इसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से, शिक्षा मंत्रालय के नाम से इसको जाना जाएगा। और अगर हम इसमें बात करें तो अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें तो 50% का टारगेट यहाँ पर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। 2030 तक आते आते हम चाहते हैं कि हमारा 50% तक का जो हायर एजुकेशन में उसका एडमिशन जो रेट है वो होना चाहिए, और 100% प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वहाँ तक का हमने लक्ष्य रखा है। हायर एजुकेशन में अगर हम आज की बात करें अभी तक की, तो 25% तक का हम लोग देखते हैं कि एडमिशन रेट बना हुआ है। दूसरी एक बड़ी जो बात है, राइट टू एजुकेशन, इसको भी 3 से 18 साल तक का कर दिया गया है, ठीक है, जो कि गाइस पहले 5 साल से 14 साल के बीच था। गाइस सबसे महत्वपूर्ण बात, संस्कृत इज़ ऑप्शनल लैंग्वेज एट स्कूल लेवल एंड हायर एजुकेशन लेवल, यानी संस्कृत को एक ऑप्शनल विषय बना दिया गया है। यानी आप चाहें तो स्कूल के किसी भी स्तर पर आप इसका चुनाव कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा, आपके हाथ में होगा कि आप उसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। ये तो बात हमने करी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमने जानी। अब जानते हैं सिस्टम में बदलाव क्या किया गया है। देखिए, न्यू सिस्टम की जो अब कैटेगराइज उसे किया गया है, वो कर दिया गया है 5+3+3+4, जो कि था पहले 10+2 सिस्टम हुआ करता था हमारा। 10+2 सिस्टम में अगर आप देखें, इस प्री स्कूलिंग 10+2 सिस्टम में पहले नहीं थी। अगर आप देखें
तो प्राइवेट लेवल पे तो हुआ करती थी लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ये नहीं थी। और 1 to 10 हम लोग नॉर्मल सब्जेक्ट्स को पढ़ा करते थे और उसके बाद जब 11th और 12th में हम लोग आते थे तो 11th एंड 12th में हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ किया करते थे। बेसिकली 3 स्ट्रीम बन जाया करती थी, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस। तो हमारे को इसमें से चुनाव करना होता था कि किसको हमें लेना है, जो कि काफ़ी हद तक 10th के मार्क्स पर डिपेंड करता था। तो बड़ा कंपटीशन बना हुआ था, बड़े नर्वस स्टूडेंट्स रहते थे। 10th के बाद से एक तनाव वाला जीवन उनको जीना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और अब सिस्टम कर दिया गया है 5-3-3+4। देखने में बड़ा सा लग रहा है, एक नई इक्वेशन लग रही है लेकिन बड़ी सिंपल है। देखिए इस 4 स्टेजेस में क्या क्या है। 5 में फाउंडेशन स्टेज है, 3 में प्रिपरेटरी स्टेज है, देन 3 में मिडिल स्टेज है एंड 4th में सेकेंडरी स्टेज है। 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं एक बार गाइस। फाउंडेशन स्टेज में अगर आप देखें अगेन 2 पार्टीशन है, 3+2। 3 में 3 से 6 साल तक की जो एज ग्रुप है बच्चों की उसको रखा गया है। प्री स्कूलिंग को भी महत्व इसमें दिया गया है, या आंगनवाड़ी बाल वाटिका जो स्कूलिंग होगी उसके अनुसार यहाँ पर बच्चों को रखा गया, यानी स्कूल में जाने से पहले ही बच्चों का प्रिपरेशन कर दिया जाएगा, स्कूल के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। और उसके बाद 2 जो रखा गया है इसमें 6 से 8 साल के ग्रुप के बच्चों को रखा जाएगा, जैसे कि क्लास 1 से 2 तक लेकर के। और मज़ेदार बात गाइज ये है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है बच्चों का, नो एग्ज़ाम। खेल कूद से विषय को पढ़ाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, एग्ज़ाम फ्री एनवायरनमेंट होगा। रीजनल जो लैंग्वेज हैं उसी में उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें एज 8 to 11 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको रखा गया है और 3rd, 4th एंड 5th क्लास के बच्चे यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज में कवर किए जा रहे हैं। अगर आप इसमें देखें तो प्रयोगों के जरिए एजुकेशन समझाई जाएगी। साइंस है, मैथ है, आर्ट है, ज़्यादा जो ध्यान इसमें दिया जाएगा प्रैक्टिकल के जरिए बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इंग्लिश की जो मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दी गई है, अपनी भाषा का चुनाव बच्चे स्वयं कर सकते हैं। किताबों का बोझा जो था उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा, उसको भी यहाँ पर ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरीके से गाइस अब हम आते हैं मिडिल स्टेज में। इसमें एज 11 से 14 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रखा जा रहा है, यानी 6, 7 एंड 8 क्लास के बच्चे हैं। मिडिल स्टेज देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इसमें अगर आप देखें तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो बच्चे को पढ़ने हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें लिए जाएंगे, यानी विषय आधारित पाठ्यक्रम को शामिल किया जा रहा है। और वोकेशनल स्टडी पर काफ़ी इसमें ध्यान दिया जाने वाला है। यानी वोकेशनल स्टडी का मतलब हो गया कि उसका जो कौशल है या जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उस पर उसको ध्यान दिया जाएगा। म्यूजिक की अगर वो पढ़ाई करना चाहता है या कोई कारपेंटर का काम सीखना चाहता है, कोई प्लम्बिंग का काम सीखना चाहता है, तो उसको यहीं से तैयार किया जाएगा। और इंटर्नशिप की भी उसको एजुकेशन यहाँ से दी जाएगी कि किसी वो संगीतकार के अंडर में रह करके कोई चीज़ सीखना चाहे तो उसको दिक्कत ना आए। पेंटिंग अगर वो करना चाहता है तो पेंटर के अंडर में रह करके उस काम को वो सीख सकता है। इसी के साथ गाइस कोडिंग यहीं इसी लेवल से चालू कर दी जाएगी। कंप्यूटर लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाएगी यहाँ से। अगर आप देखें आज हम लोग चाइना से टकराने जा रहे हैं, चाइना की तरह हम लोग सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं, तो ज़रूरत है हमारे यहाँ जो बच्चे हैं प्रोग्रामिंग वो शुरुआती स्टेज से ही सीखें। अगर आप देखें वैसे भी घर में छोटा बच्चा हो तो शायद बड़ों की तुलना में ज़्यादा अच्छे से मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, ज़्यादा अच्छे से कंप्यूटर चला लेता है। तो देखा जाए तो मिडिल स्टेज में ही उसका एनवायरनमेंट इस तरीके का बनाया जा रहा है कि वो वहीं से वोकेशनल कोडिंग और जिस चीज़ में भी उसका इंटरेस्ट है वो उसको वहाँ से सीख सके। तो बहुत ही अच्छा आप अगर इसे देखें प्रैक्टिकली, यानी एजुकेशन सिस्टम को बदला जा रहा है। जो मैकलेस सिस्टम था, रटाफिकेशन था, उसे ख़त्म किया जा रहा है। तो एक बूम आने वाला है और हम लोग देखें जो पढ़ करके निकल चुके तो बड़ी जेलसी फील होती है। अगर ये पूरा सिस्टम एज इट इज़ अप्लाई हो जाए तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो शायद हमसे मिलियन टन बेटर सिचुएशन में अपने आप को पाएगी।
तो देखें क्या होता है इन फ्यूचर। इसी तरीके से फोर्थ स्टेज देखिए, सेकेंडरी स्टेज है 14 to 18 ईयर। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज आ गई, 9th to 12th तक की कैटेगरी इसमें शामिल की जा रही है। अगर आप देखें 9 to 12th में, तो इसमें सब्जेक्ट की यहाँ पर डीप नॉलेज दी जाएगी बच्चों को, और उनको यहाँ पर अब सब्जेक्ट्स को चुनने की आज़ादी होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उनको ख़त्म कर दिए गए हैं, सारे ही मेन सब्जेक्ट होंगे। और जो आर्ट, कॉमर्स और साइंस वाला मैंने बताया पहले सिस्टम होता था, वो समाप्त कर दिया गया है। यानी अब यहाँ पर अगर कोई साइंस के साथ अकाउंट पढ़ना चाहे तो वो अकाउंट भी पढ़ सकता है, और बायो के साथ अगर कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाह रहा है। एक पूल बनाया जाएगा सब्जेक्ट्स का, उस पूल के अंतर्गत उसको चूज़ करने की आज़ादी होगी सब्जेक्ट्स को। यानी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर उसमें ही वो बंद करके रह जाएगा, अपने मन के हिसाब से वो सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकता है। सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स बनाए जाएंगे, और स्कूल से जब बच्चा बाहर निकलेगा तो वो पूरा माहिर होगा, उसको किसी ना किसी चीज़ में महारत हासिल होगी। ऐसा एम, ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। रटे हुए सवाल जो बोर्ड की परीक्षा में हम लोग लिख करके आते थे, क्लास में हमें बता दिया जाता था कि ये इम्पॉर्टेंट है, साल के एंड में पेपर होते थे और आप इसको करके चले जाओ, नंबर भी आ जाया करते थे अच्छे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। सेमेस्टर वाइज पेपर होंगे, 6 महीने में एक सेमेस्टर होगा, फिर 6 महीने में एक सेमेस्टर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड ख़त्म होने जा रहा है। 10th एंड 12th में बोर्ड बरकरार रहेगा जैसे कि पहले था, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो बदल दिया जाएगा, पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। और सबसे जो बड़ी मेन चीज़ इसमें आ रही है वो ये कि जो स्ट्रीम का एक बाउंडेशन था कि भाई आर्ट ही लेनी है, कम नंबर हैं तो जी आर्ट ले लो, अच्छे नंबर आ गए कॉमर्स ले लो, और अच्छे हैं तो साइंस, एक ऐसा विभेद कर दिया जाता था। तो उससे एक बच्चे को डिप्रेशन रहता था, एक तनाव रहता था, एक हीन भावना, गिल्टी कॉन्शियस करता था। अब वो सारी चीज़ें यहाँ से समाप्त करने की जा रही हैं। हर सब्जेक्ट मेन है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, अकाउंट हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, कोई उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। गाइज, अब हायर एजुकेशन, कॉलेज लेवल की एजुकेशन के बारे में और जान लेते हैं। देखिए, कॉलेज जो एडमिशन है, पहले क्या होता था, जो 12th में हम लोगों ने मार्क्स हमारे आए हैं उसके आधार पर हमें एडमिशन मिलता था मेरिट बेस पर। अब उसमें होता क्या था, 90 अबव मार्क्स लाने के बाद भी अच्छे कॉलेज में हम लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता था। अब क्या किया गया है गाइज, कॉलेज एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जा रहा है। और अगर 12th में आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो उस एग्ज़ाम को दे करके आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। उन मार्क्स को आपके जो कॉलेज में एडमिशन आप लेंगे, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके मार्क्स को इनके मार्क्स जो आपने 12th में गेट करे हैं उनके साथ मिला करके आपकी परसेंटेज देखी जाएगी, और उसके आधार पर आपको मौका एडमिशन का दिया जाएगा। और सबसे जो विशेष बात अब आई है, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी लेवल पे आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाई करी और ड्रॉप कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। 3 साल से पहले अगर आपकी कॉलेज छूट जाए तो कोई आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। 2 साल की अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल की पूरी होने पर डिग्री कोर्स दिया जाएगा। यानी 3 साल तक की अगर आप कर लेते हैं और आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी या किसी और चीज़ के लिए, तो आप 3 साल की डिग्री कोर्स करके उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। पहले क्या होता था, बीटेक करते थे या इंजीनियरिंग करने के बाद वापस अगर गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो वो सारा टाइम हमारा ख़राब हो जाता था, और फिर वापस हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे जाना पड़ता था उसकी तैयारी के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो अब डिग्री कोर्स के बाद आप सीधा वहाँ पर जा सकते हैं, और जिसको रिसर्च करनी है आगे वो उसे कंटिन्यू कर सकता है। 4th ईयर के लिए उसको रिसर्च प्लस डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। गाइस, इसी तरीके से हम मास्टर डिग्री की बात भी कर लेते हैं। 5 इयर्स जॉइंट ग्रेजुएशन और एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम बनाया गया है यहाँ पर, और इसी के साथ पीएचडी 4 साल की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया गया है। एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। एक अच्छी बात अगर आप देखें, एमफिल की वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा पीएचडी करने के लिए आवश्यकता नहीं थी, मतलब एक रिक्वायरमेंट थी, उसको समाप्त कर दिया गया है।
हायर एजुकेशन फंड बनाया जा रहा है एंड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनेगा, जिसमें जितने भी साइंटिफिक कोई रिसर्च होगी या सामाजिक कोई रिसर्च होगी, सोशल रिसर्च, उन सब के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, देखिए एक नया बैंक बनाया जा रहा है जिसमें हमने जो भी अपने मार्क्स गेन करे हैं कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, जो यहाँ पर क्रेडिट होते रहेंगे और एक कंप्यूटराइज, एक डिजिटल सिस्टम से इसको रखा जाएगा। जिस भी लेवल पे आप जाकर के कहीं से छोड़ेंगे या किसी और कोर्स में एंट्री करेंगे तो वहाँ से आपकी मार्किंग जो होगी, स्कोरिंग जो होगी, उसको देखा जाएगा। गाइस, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह अब एक ही नियामक होगा जो कंट्रोल करेगा, बाकी सबकी इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दी गई है। इसी तरीके से अगर आप देखें, इंजीनियरिंग के साथ संगीत भी आप सीख सकते हैं, यानी कि कोई अगर फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है और उसमें केमिस्ट्री और मैथ पढ़ रहा है और वो चाहता है फैशन डिज़ाइनिंग करना या सीखना, उसका इंटरेस्ट है, तो वो भी उसके साथ साथ उसको करने का मौका दिया जाएगा। कॉलेजों को स्वायत्तता दी जा रही है, वो अपना चुनाव, अपने डिसीज़न ले सकते हैं, खुद छूट दी जाएगी उनकी। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें आप देखेंगे। स्कूल की जो शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एजुकेशन है, लॉ है और हेल्थ एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन, ये सब दी जाएगी, साथ में सबकी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। और आर्ट है, संगीत है, म्यूजिक है, शिल्प है, खेल, योग, सोशल सर्विसेज जैसे जो विषय हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट, सहायक पाठ्यक्रम नहीं होगा, सारे मेन सब्जेक्ट के तौर पर बच्चों को पढ़ने को और सीखने को मिलेंगे। पाठ्यक्रम में अगर आप देखें, जितने भी इंडियन जो नॉलेज है, भारतीय जो ज्ञान की पद्धतियां हैं, टेक्निक हैं, उन सबको शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है जो प्राइवेट स्कूलों पर कंट्रोल करेगा, मनमाने तरीके से फीस जो प्राइवेट स्कूल आज बच्चों से चार्ज कर रहे हैं उन पर वो लगाम लगाएगा। और इसी के साथ अगर आप देखें, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इस पर आधारित जो ऐप एप्लीकेशन एजुकेशन है उनका इस्तेमाल करके पढ़ने की जो चीज़ें हैं उनको रोचक और मज़ेदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बच्चों को सीखने में आनंद आए, मज़ा आए और खेल खेल में वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाएँ। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हर ज़िले में अगर आप देखें, कला से संबंधित, खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेष बोर्डिंग स्कूल, बाल भवन का निर्माण किया जा रहा है या किया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो अगर आप इसी तरीके से एक चीज़ और मेन अगर आप देखें, जो अब रिपोर्ट कार्ड बनने वाला है बच्चों का, पहले उसमें खाली टीचर इवैल्यूएशन करते थे, अब उसमें क्या होगा, बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी करेगा, उसका जो क्लासमेट है वो भी उसको असेसमेंट उसमें देगा और प्लस जो टीचर है वो भी असेसमेंट देगा। 360 डिग्री का रिपोर्ट कार्ड एक उसके लिए तैयार किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा उसको अल्टीमेटली मिलेगा ही मिलेगा। यानी चहुमुखी विकास करने का प्रयास इस पॉलिसी के जरिए हमारी मिनिस्ट्री ने करने का प्रयास किया है। बट हमारे यहाँ पे पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, डिपेंड करता है उनका एप्लीकेशन, व्यवहारिकता में उनको व्यवहार में लाने में बड़ा समय लग जाता है। अगर वो समय पर एप्लीकेबल हो जाएं तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमको मिल सकता है। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से नई गवर्नमेंट नए नए डिसीज़न ला रही है, तेज़ी से उन्हें एप्लीकेबल भी कर रही है, तो इस पॉलिसी को भी उतनी ही तेज़ी से एप्लीकेबल बनाया जाएगा और जो इसमें थीम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए रखी गई हैं उन पर अमल किया जाएगा। तो उम्मीद है इन ब्रीफ में हमने इसको थोड़ा समझा, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो औरों को भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, कमेंट में इसके बारे में मुझे बताइएगा कि क्या आपने इसके बारे में जाना और क्या मेरिट डिमेरिट्स आपको इसकी लगती हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।